हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है उसका यूज करके सिंपल मॉलिक्यूल टूटती है और हमें देती है एनर्जी। ठीक। CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। और जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो टूट के हमें जो दिए एनर्जी, इस प्रोसेस में CO2 जो है वो बाहर निकलता है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। ठीक है। क्या होता है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल में O2 जो है वो कंटिन्यूअसली मिलती रहती है और CO2 जो है उस सेल से बाहर निकलते रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज द रेस्पिरेशन। ठीक है। और O2 और CO2 के एक्सचेंज के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं, या फिर कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है ना। अगर हम अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखें तो हम ये फील करते हैं कि चेस्ट जो है वो मूव अप और डाउन कर रहा है। इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए अब हम डिस्क्राइब करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो हर एक एनिमल्स में अलग अलग होता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है मेनली आपको हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। जो आपको लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो है, जैसे में स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये O2 और CO2 का एक्सचेंज करती है बाय देयर entire body surface with simple diffusion process। Earthworms use their moist cuticle and insects have networks of tubes to transport atmospheric air within the body। ठीक है। अर्थवर्म जो है वो यूज करती है मॉइस्ट क्यूटिकल का, जबकि जो इंसेक्ट है वो यूज करती है ट्रैकियल ट्यूब्स का फॉर देयर रेस्पिरेशन। Special vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropods and molluscs। ठीक है। मोस्ट ऑफ द aquatic arthropods और molluscs जो है वो यूज करती है गिल्स का फॉर द रेस्पिरेशन। देन that types of respiration is called branchial respiration, where vascularized bags called lungs आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है। जबकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो है वो यूज करती है लंग्स का फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है। देन इस टाइप के हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। ठीक है। फिश जो है वो यूज करती है गिल्स का, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो रेस्पायर करती है थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। ठीक है। फ्रॉग्स जो है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करती है। देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस respiration। Now human respiratory system, we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips। ठीक है। हमारे पास a pair of external nostril होती है जो upper lip के ऊपर खुलती है। It leads to a nasal chamber through the nasal passage। ठीक है। फिर ये जो नॉस्ट्रिल जो है ये आगे चल के नाजल चैम्बर के साथ मिलेगी एंड द नजल चैम्बर
opens into the pharynx, then ये जो nasal chamber है ये आपको खुलती है pharynx में, a portion of which is common passage for the food and air। और ये pharynx जो है ये बहुत ही common passage होती है food और air के लिए। ये काफी important क्वेश्चन है नीट के लिए कि pharynx जो है वो common passage होती है food and air के लिए। The pharynx open through the larynx region into the trachea। फिर क्या होती है, ये pharynx जो है वो ट्रैकिया में खुलती है थ्रू larynx। मतलब क्या हुआ है, पहले pharynx होगी, फिर ये pharynx खुलेगी larynx में, और ये larynx जाके खुलेगी ट्रैकिया में। ठीक है। larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called the sound box। और ये larynx जो है ये कार्टिलेज की बॉक्स होती है जो हेल्प करती है साउंड के प्रोडक्शन में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ठीक है। जब हम फूड को स्वेल करते हैं तो ये जो ग्लॉटिस है ये कवर्ड हो जाती है बाय इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस से। ठीक है। और ये इपीग्लॉटिस जो कवर्ड करती है ग्लॉटिस को, इस कारण से फूड का जो है वो एंट्री नहीं हो पाता है लैरिंग्स में। ठीक है। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। ये ट्रैकिया जो है ये स्ट्रेट ट्यूब होती है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड होती है। ठीक। और ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पे जाके डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। ठीक है। फिर क्या होती है, each bronchi मतलब each राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो आगे चलकर डिवाइड आपको होती है सेकेंडरी टर्सियरी ब्रोंकाई में एंड ब्रोंक्यूल्स में। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एज वेल एज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होती है, कवर्ड अप होती है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। ठीक है। फिर क्या होती है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है। फिर क्या होती है कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई जितने भी ब्रांच होते हैं, जितनी भी नेटवर्क है, सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल्ड लेयर प्लूरा। इसे बहुत ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है। डबल्ड लेयर्ड प्लूरा आपको होती है लंग्स के अराउंड। ठीक है। विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ कि डबल्ड लेयर्ड प्लूरा के बीच में क्या होती है, प्लूरल फ्लूइड होती है। ठीक है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। और ये फ्लूइड जो है ये क्या करती है, लंग सरफेस में फ्रिक्शन को कम करती है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। ठीक है। और इस मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो थोरैसिक कैविटी के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहता है। ठीक है। वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विथ लंग्स सरफेस। फिर क्या हुआ कि इस डबल्ड मेम्ब्रेन का जो इनर मेम्ब्रेन जो है वो लंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है। ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएट द कंडक्टिंग पार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिंग पार्ट किस किस से मिलकर बनता है। ये आपको बनती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना। इससे मिलकर आपको बनती है कंडक्टिंग पार्ट। समझे। वेयर आर द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट जो है वो एल्वियोलाई और उसके डक्ट से मिलकर बनती है। ठीक है।
The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to the body temperature. अब इस कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? ये क्या करती है कि एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करती है एल्वियोलाई तक, फिर उस एयर को ये साफ करती है, उसे ह्यूमिडिफाई करती है, उसके टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेके आती है. ठीक है. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. और ये जो एक्सचेंज पार्ट है, यहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होती है O2 एंड CO2 की. ठीक है. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. ठीक है. ये lungs जो है वो thoracic chamber में situated होती है. ठीक. और ये जो thoracic chamber है ये airtight chamber होती है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by dome-shaped diaphragm. ये जो thoracic chamber जो है वो बनती कैसे कैसे है? ये बनती है dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any changes in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. ठीक है. और thoracic ये जो thoracic cavity में किसी भी प्रकार का चेंजेज आता है उसके वॉल्यूम में, तो उस चेंज का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट, उस चेंज के कारण लंग्स कैविटी में भी क्या होती है, कुछ चेंजेस आ जाती है. ठीक है. सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कांट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. ठीक है. Breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. ठीक है ना. ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होती है, इसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं जबकि CO2 रिच एयर को हम बाहर निकालते हैं. डिफ्यूजन ऑफ गैसेज दैट इज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. फिर क्या होती है कि O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड. और जो O2 का डिफ्यूजन हुआ है फिर उस O2 को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी. नंबर फोर्थ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. फिर वो जो ट्रांसपोर्ट O2 गई है टिश्यू के पास, वहां पे O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा. Then utilization of O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2. फिर जो O2 का हम वहां पे यूज करेंगे और फिर O2 के यूज के बाद जो CO2 बाहर निकलेगी अब वो ब्लड के थ्रू फिर आती है हमारे एल्वियोलाई के पास, उसके थ्रू फिर वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है बाय एक्सपायरेशन. ठीक है. अब नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. ठीक है. ब्रीदिंग में दो स्टेज होती है. पहला क्या होती है, इंस्पिरेशन. इसमें क्या होती है, एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं. और सेकंड वन इज एक्सपायरेशन. इसमें क्या होती है, हम एटमॉस्फेरिक एयर इसमें क्या होती है, आपको एल्वियोलर एयर को हम बाहर निकालते हैं. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. और ये जो एयर का मूवमेंट होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, ये होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. Inspiration can occur if pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure. और ये जो इंस्पायरेशन है ये तभी होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस टाइप के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एक्सपायरेशन तभी होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द डायफ्राम एंड a specialized set of muscles external and internal intercostal between the ribs. ठीक है. हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट. मतलब क्या हुआ, ये जो प्रेशर
जो बनती है हमारे लंग्स में, ये कैसे बनती है? ये बनती है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के हेल्प से, ठीक है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या कह रही है कि थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ने का कारण क्या है? तो वो आपका है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। The contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब क्या हो रही है कि thoracic chamber का वॉल्यूम जो है वो dorsoventral axis में बढ़ रही है, और ये बढ़ती क्यों है? ड्यू टू द contraction of external intercostal muscle। तो ये दोनों है, काफी इंपॉर्टेंट है कि थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्यों बढ़ता है और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्यों बढ़ता है, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है ना। जिस तरह से थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ती है, सेम उसी तरह से हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration, ठीक है। और जैसे ही pulmonary volume बढ़ेगा उस समय क्या होती है कि intrapulmonary pressure जो है वो कम जाती है as compared to the atmospheric pressure, और बाहर का जो atmospheric pressure जो है वो हमारे लंग्स में आ जाता है। इसी हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही डायफ्राम हमारे की रिलैक्स और डायफ्राम एंड स्टर्नम हमारे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, तो उस समय क्या होता है कि थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम घट जाता है। इस कारण से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ेगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एयर जो है वो अंदर से बाहर निकल जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे वही लिखा हुआ है, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from lungs, ठीक है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। और हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल, ठीक है। On an average, a healthy woman breathe 12 to 16 times per minute। एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो 12 से 16 बार ब्रीथ कर सकता है एक मिनट में, ठीक है। The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using a spirometer, which help in the clinical assessment of pulmonary function, ठीक है। और हम कितना एयर इंस्पायर्ड किए हैं या फिर कितना हम एयर एक्सपायर्ड किए हैं, कितना वॉल्यूम लिए हैं, ये सब के सब हम मेजर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। थैंक यू।